हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद कुमार एकेडमिक गेन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो मैं आप लोगों को बीच प्रश्न लेकर आया हूं वह है सीटेट से संबंधित प्रश्न और उसमें प्रीवियस ईयर को पूछा गया प्रश्नों का विश्लेषण किया गया है जो एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको देखना ज़रूर चाहिए। तो चलिए लेट नहीं करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं। ऑप्शन ए में है प्रतिलोमिक चिंतन, ऑप्शन बी प्रतीकात्मक खेल, ऑप्शन सी अनुक्रमिक वर्गीकरण, ऑप्शन डी संरक्षण। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा, प्रतीकात्मक खेल हो जाएगा। आइए इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंटों को याद रखें। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा मानसिक छवियों का निर्माण करता है, प्रतीकों और शब्दों का उपयोग करता है, प्रतीकों और शब्दों का उपयोग करता है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चा पूर्व संक्रियात्मक चरण में प्रतीकात्मक खेल खेलते हैं। कौन सा खेल खेलते हैं? प्रतीकात्मक खेल खेलते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मेनली जो है दो प्रकार के होते हैं। वह है जो पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था जो 2 से 4 साल के बच्चे को बोला जाता है, और बी नंबर पॉइंट है अंतः प्रज्ञा काल जिसको 4 से 7 साल के बच्चे को बोला जाता है। आप याद रखेंगे एग्जाम के लिए, ये दोनों अवस्था याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या दूसरा आगे आपके पास सेकेंड नंबर। कहता है कि 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चों को द्वारा अक्सर उच्चरित द्विशब्दीय के उच्चारणों को क्या कहा जाता है। वाचन का अधिविस्तारण, तार प्रसित वाचन, नववाद, बकवाद। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, तार प्रसित वाचन। चलिए इससे संबंधित पॉइंट्स देखते हैं इंपॉर्टेंट्स। कहता है 1.5 से 2.5 वर्ष की आयु में बच्चों द्वारा बोले जाने वाले शब्दों के उच्चारण को टेलीग्राफिक स्पीच या द्विशब्द अवस्था कहा जाता है। यानी इस अवस्था के जो बच्चे बोलते हैं उसको क्या कहते हैं? टेलीग्राफिक कहते हैं, स्पीच या द्विशब्द अवस्था कहा जाता है। रोजर ब्राउन के अनुसार इस अवस्था में बच्चों में वाक रचना के निर्माणों का नियमों का समझ में आरंभ हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि 1.5 से 2.5 वर्ष के बच्चे में वाक का निर्माण करने का आरंभ हो जाता है। ये किसने बोला था? रोजर ब्राउन के अनुसार कहा जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपके पास स्क्रीन पर अगला प्रश्न। क्या पुरुष समानतः दिमाग से सोचते हैं? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं, यह कथन क्या दर्शाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पुरुष अपने दिमाग से सोचता है, महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं, यह कथन क्या दर्शाता है? आंसर में है ए नंबर लैंगिक विभेदीकरण, बी नंबर है लैंगिक त्रुटि के बाद, सी नंबर है दोनों लिंगों के बीच अनुवांशिक भेद, डी नंबर है लैंगिक स्थिरता। तो आंसर क्या हो जाएगा? लैंगिक त्रुटि के बाद। क्या हो जाएगा आंसर? लैंगिक त्रुटि के बाद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर आगे आपके स्क्रीन पर। कहता है सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? ए नंबर है अति सक्रियता है, बी नंबर है असतर्कता है, सी नंबर ऑप्शन में है कम परिज्ञानता बोधगम्यता, डी नंबर है अपसारी चिंतन। तो सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। इससे संबंधित जो पॉइंट्स है वह है जब किसी के समक्ष कोई समस्या रखी जाती है तो वह उसके समाधान के लिए कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता का प्रयोग करता है। इसके समाधान के रूप में वह एक से अधिक हल प्रस्तुत करता है। इस प्रकार के चिंतन को अपसारी चिंतन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसारी चिंतन कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रश्न का आंसर। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न। प्रश्न है कि अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? ए नंबर है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, बी नंबर है यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, सी नंबर है बच्चे को दंड देकर, डी नंबर है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर दे करके। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। आइए इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं।
कहता है गुड के अनुसार क्रिया को उत्तेजित करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है। अभिप्रेरणा को कायम रखने के लिए प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, अब याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि कहता है कि अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? ए नंबर प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बी नंबर असफलता और अनियंत्रित है, सी नंबर योग्यता सुधारी है, डी नंबर योग्यता अटल है। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, योग्यता सुधारी। आइए इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। कहता है कि अधिगम प्रभावित बनाने के लिए योग्यता सुधार पर बल दिया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? योग्यता बल सुधार पर देना चाहिए। जोरम गुरहन के अनुसार बालक को इस प्रकार बढ़ाया जाना चाहिए कि वह ज्ञान की संरचना हेतु स्वयं प्रेरित हो। इसका कारण यह है कि इसे ज्ञान अधिगम सरल बनाता है। बच्चा रुचिपूर्वक अधिगम में भाग लेता है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, यानी बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, कब होता है? ऑप्शन ए है अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, बी नंबर विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, सी नंबर सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, डी नंबर वो आंतरिक रूप से परिप्रेरित हो। आंसर हो जाएगा सी नंबर कि सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, तब बच्चों को स्वाभाविक है उसको सीखने में समस्याएं होंगी। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, विविध पॉइंट्स इससे संबंधित। यहाँ पर पॉइंट्स कहता है कि जब कोई भी जानकारी या सूचना एक क्रम में होती है तो स्मृति पटल पर उसकी स्थिति दृढ़ होती है। अगला पॉइंट है, कहता है इसी में कि अर्थात अधिगम में सरलता होती है जो सूचना अखंड रूप में होती हैं, तो ऐसी स्थिति में बालक ज्ञान और क्रिया में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है। ज्ञान तथा क्रिया में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है। तो आपको आई होप ये प्रश्न समझ में आ गया कि बच्चों को सीखने में जो कठिनाई होती है वह है सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, अधिगम की अवस्था में कौन सी है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था में कौन सी है? ए नंबर है संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, बी नंबर है कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, सी नंबर है उच्च उत्तेजना उच्च भय, डी नंबर है निम्न उत्तेजना उच्च भय। जल्दी से आंसर बताइएगा। आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्या होगा कि अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। चलिए इससे संबंधित पॉइंट्स देखते हैं। कहता है कि अधिगम की प्रभावी अवस्था संतुलित उत्तेजना है। क्या है? संतुलित उत्तेजना है। स्किनर के अनुसार सकारात्मक पूर्णबलन वह कोई भी उद्दीपन है जिसके माध्यम से उस विशिष्ट अनुक्रिया को आगे जाने का बल मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर 9 आ गया आपके पास स्क्रीन पर। देखिए कहता है बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रत्यारोपित किया जा सकता है? ए नंबर है ना आनुवांशिकता पर ना पर्यावरण पर, बी नंबर है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, सी नंबर है केवल आनुवांशिकता पर, डी नंबर है केवल पर्यावरण पर। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। स्किनर के अनुसार मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तित्व भिन्नता का अंश है। शारीरिक एवं बौद्धिक विभिन्नता पर आनुवांशिकता का प्रभाव अधिक पड़ता है तथा वातावरण का कम। इसके साथ आयु और परिपक्वता का भी प्रभाव पड़ता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट अर्थात मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। चलिए आपके लिए अगला जो प्रश्न है ये रहा आपके स्क्रीन पर। प्रश्न कहता है विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखा गया है, तो आप जरूर देखें। कह रहा है ए नंबर विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, बी नंबर विकास बहुआयामी होता है, सी नंबर विकास की दर सभी संस्कृतियों में भी सभी के लिए समान होती है,
डी नंबर है विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से होता है। तो क्या होगा आंसर? बी नंबर होगा, विकास बहुआयामी होता है। विकास क्या होता है? बहुत ही बहुआयामी होता है। चलिए इससे संबंधित इंपॉर्टेंस पॉइंट्स है। अरे विकास की प्रक्रिया क्रमिक एवं सतत रूप से गतिमान रहती है। क्या रहती है? क्रमिक एवं सतत रूप से गतिमान रहती है। इसमें शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। साथ ही ये सारे जो विकास होते हैं इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? बहुआयामी होता है। तो आपको इस वीडियो में जो क्वेश्चन लाया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो प्रीवियस साल में पूछा गया क्वेश्चन था, कई बार एग्जाम में आता है ये प्रश्न। तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपने 10 में से कितना क्वेश्चन सही किया। और इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए अगला वीडियो लाते रहूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इंतजार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।